ओके सो हमने स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि वी शुड हैव अ मैसेज ऑल्सो, राइट? सीन वन, सोर्स, वीडियो कैप्चर, एंड what is this in video capturing? So let's set it for okay, think this works. So is it working now? ओके तो शायद ये बन रहा है या नहीं, पता नहीं, कैसे पता चलेगा? सी ओके तो ये ऑलरेडी स्टार्ट है। फाइन, ऑडियो इनपुट ऑल करेक्ट। और देखते हैं। तो जय भीम दोस्तों, आज हम 14 अप्रैल 2025 के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक है, जिसे संपादित किया है डॉक्टर नरेंद्र जादव, और हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जन संवाद। तो देखिए कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। चलो ओके, अभी डिस्क्रिप्शन में तो आपने देख लिया। अब जाते हैं हम हमारे पेज पे 46 और स्टार्ट करेंगे ये प्राचीन रीति रिवाज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं यहाँ से। प्राचीन रीति रिवाज एवं स्थापित नए स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे अंबेडकर कहते हैं कि सज्जनों, प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज होते हैं जिन्हें उस जाति के लोगों से मानने की उम्मीद की जाती है। आप समुदाय के नेतृत्व करता है और आपको यह अधिकार है कि आप उन लोगों को समुदाय से बाहर निकाल सकते हैं जो उन रीति रिवाजों को नहीं मानते। आप अपने लोगों से आचार संहिता के उचित पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है। हर कोई यही शिकायत करता है कि आप हमारे लोगों को उचित न्याय नहीं दे रहे हैं और बहुत सी भ्रष्ट बातों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। हमारे समाज में नैतिक उत्थान की जिम्मेदारी आप पर है। तो आप लोगों को, यानी कि हमारे ऊपर ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, हमें ही अपने समाज को आगे सुशिक्षित और एक साइंटिफिक टेम्परमेंट की नींव रखनी है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कृपया अपने जिम्मेदारी को पहचानें। समय बदल रहा है, समय के साथ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। हमें पूरे पुराने रीति रिवाज को त्याग कर नए रीति रिवाज को अपनाना होगा। जहां कहीं भी लोग नए रीति रिवाजों को स्वीकार करने से पीछे हटते हैं, आप उनके खिलाफ समुदाय से बाहर करने का अस्त्र प्रयोग करते हैं। यदि आप ऐसा करने से के इच्छुक हैं तो हम आपका प्रभुत्व मानने के लिए भी तैयार हैं। अन्यथा हम यह प्रभार नए पंच और महत्तर को देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं, और जो आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं और बदलते समय के साथ बदलते हैं या नई धारणा रखते हैं, नई सोच रखते हैं, हम उनके इच्छुक होंगे। मैं
एक बैठक बुलाने जा रहा हूं ताकि नए रीति रिवाज पर सामूहिक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके और जो हमारे समुदाय के लिए सर्वोचित हो। तो यहाँ पे अंबेडकर अपनी भाषाओं, अपने जो पब्लिक स्पीकिंग के साथ ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने विचारों को आपके ऊपर लादना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं संगठित एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ जहाँ पे हम नए विचारों को, आधुनिक भारत के नए विचारों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, या जो भी आप नए विचार हैं आप लोगों के, आप बताइए, आप कहिए जो अच्छा होगा, जो हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर होगा, हम उसी रीति रिवाजों को अपने समूह में, अपने कम्युनिटी में संगठित करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक लीडर जो है सभी की बातें सुनता है और सभी की बातों के साथ सहमत होकर आगे बढ़ता है, न कि अपनी ही बातों को किसी के ऊपर थोप कर चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लीडर और लीडरशिप की बात में, कि वो लोगों को लेके चलता है, न कि अपनी बातों को थोपता है। जो भी नए रीति रिवाजों पर राय बनती है उसको क्रियान्वित करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे जो भी नए रीति रिवाज बनते हैं, जिस तरीके के हैं, उनको जब हम सही सब मिलके एकजुट होके, संगठित होके जब उसको सही मानेंगे तो हम उसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन रीति रिवाज नए स्थापित कीजिए, यहाँ पे अंबेडकर जी कहते हैं। अब चलते हैं एक नए अध्याय पे। तो ये है 13th एपिसोड, या कह लीजिए कि 13th चैप्टर, अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका। तो इसमें अंबेडकर जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कही है, और वो ये है कि किस तरीके से अछूत यानी कि दलित लोगों का उत्थान हो सकता है, किस तरीके से औरतों की भूमिका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। और या तो चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अछूतों का उत्थान और भूमिका आप लोगों तक पहुंच रही है। और या तो आई होप डिले नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अछूतों का उत्थान और औरतों की भूमिका। तो यहाँ पे देखिए कैसे संबोधित करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब किसी जनता के सामने है तो सज्जनों, लेकिन जब ये ही जनता अभी मोस्टली अब ये इनको संबोधित करना है फीमेल्स को, तो यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग्स, दैट इज़ बहनों। ठीक है, तो बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सभा में पधारी हैं, है ना। तो एक मिनट, ये आप लोगों को मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि ये जो है लाइव चल रहा है, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ जुड़िए। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि आज हम अंबेडकर जी की पुस्तक ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके विचारों को भी आपके सामने रखना चाहते हैं। तो आप या आपके जो भी सहपाठी, सहकर्मी या फ्रेंड्स जो भी हैं, आप अगर वहाँ हैं और आप अगर YouTube ओपन कर सकते हैं तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहेगा कि सिर्फ मैं अकेला होने के बजाय अगर आप सब मेरे साथ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो लिंक पर क्लिक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कोई साथी तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल है नहीं, तो ठीक है, अभी हमारे पास कितने दो व्यूअर्स हैं। फाइन, ठीक, ओके, चलिए। बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस सभा में पधारी हैं। जिस तरह गृहस्थी में स्त्री पुरुष मिलकर समस्याओं को सुलझाते हैं, उसी तरह समाज की गृहस्थी की समस्या भी स्त्री और पुरुष को मिलकर सुलझानी चाहिए। यानी समाज की जो समस्या है ना, इसमें भी स्त्रियों का योगदान होना चाहिए, क्योंकि घर के कामों में तो योगदान है ही, तो फिर बाहर के अपने जो घर है, हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें योगदान क्यों नहीं। यदि पुरुष अकेले ही इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे उठाएगा तो निसंदेह बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर यही जिम्मेदारियां हमारी महिलाएं भी बांट लें तो पुरुष इस जिम्मेदारी को जल्दी पूरा कर पाएगा। हालांकि महिलाओं का स्वयं से यह जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, उनके केवल पुरुषों का सहयोग करना है।
उन्हें केवल पुरुषों का सहयोग करना है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस काल में ये बात कर रहे हैं अंबेडकर जी, उस समय स्त्रियों को इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वो सभा में बैठ सकें, पुरुषों के साथ बैठ सकें, बाहर जा सकें या ऐसी पब्लिक स्पीकिंग सुन सकें। तो यहाँ पे अंबेडकर जी जो आए हैं, कुछ महिलाएं जो वहाँ पे मिलके उनको सुनने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि जिम्मेदारी जो है, मुझे मालूम है कि आपको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी, और अगर वो परमिशन देंगे तो ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी सहयोग दें, आप भी आगे बढ़े, आप भी अपने पुरुषों के साथ यानी अपने बच्चों के साथ या अपने पति के साथ ऐसे भाषण सभा में आते रहें और नारी उत्थान के बारे में और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करें। इसलिए आप ऐसी सभाओं में हमेशा आए। ठीक है। अब वास्तविक अर्थ में छुआछूत को हटाने का मुद्दा पुरुषों का नहीं बल्कि आप महिलाओं का है। ठीक है। आपने हम पुरुषों को जन्म दिया, स्त्री तो जननी है। आपको मालूम है कि दूसरे लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, जानवरों से भी बुरा। कभी कभी तो उन्हें हमारी परछाइयां भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों को अदालतों और दफ्तरों में सम्माननीय स्थान प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण या जो स्वर्ण जो जातियां हैं उनको जो है हर जगह पे एक सम्मान प्राप्त होता है, एक डिग्निटी उनकी होती है, लेकिन हमारी पहचान भी नहीं और हमारी डिग्निटी भी नहीं, और अगर पहचान भी है तो वो दलित और अछूत की है। इस बारे में मैं एक आपको किस्सा बताना चाहता हूँ कि जब अंबेडकर जी ऑफिस में यानी विलायत से फॉरेन कंट्री से पढ़कर आए थे, तो जब वो गवर्नमेंट का जॉब कर रहे थे इंडिया में, तो वहाँ के चपरासी यानी प्यून ने फाइल जो है, जो बड़े ही आदर से अंबेडकर जी ने मांगी थी क्योंकि उनके ओहदे से बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी प्यून जो है उसने फाइल जो है फेंक के टेबल पे डाल दी। तो ये उस तरह का एक क्या बेइज्जती होती थी। और आज भी है कि अगर कोई आपके कर्मचारी अगर ऐसे फेंक के आपको अगर कोई सामान दे तो ये एक बदतमीजी भी है और एक डिसरिस्पेक्ट भी है। बट ये चीज़ उस समय और भी ज़्यादा थी क्योंकि उस समय अंबेडकर को कोई छूना नहीं चाहता था और उस फाइल को हाथ से पोंछकर उसे फाइल को फेंक दिया जाता था। यही नहीं बल्कि घड़े से पानी पीने के लिए भी जब किसी को कहते थे अंबेडकर जी, तो वो पानी कभी लाके नहीं देता था, और जब वो पानी पीने जाते थे तो उस पानी में या तो कीड़े मकोड़े या किसी तरीके की चिपकली डाल दी जाती थी। ठीक है। उस पानी को पीना असंभव था, लेकिन फिर भी या वो घड़ा खाली रहता था या अगर पानी से भरा हो तो उसमें जानवर या कोई कीड़ा मकोड़े या चिपकली डाल दी जाती थी। इस तरह का व्यवहार हुआ करता था उस काल के ऑफिसेस में। लेकिन आपके गर्भ से जन्मे हम लोगों को पुलिस के सिपाही का भी काम नहीं मिलता। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने हमें क्यों जन्म दिया, तो इसका उत्तर आप लोगों के पास भी नहीं होगा। कास्यो और दूसरे स्वर्ण महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया है, तो आपके बच्चे के जन्म में और इस कास्यो यानी स्वर्ण महिलाओं के जन्म में कोई अंतर है क्या? कोई छुआछूत है क्या? आपको महसूस करना चाहिए कि जो अधिकार ब्राह्मण महिलाओं के हैं वही आपके पास भी है। आप थोड़ा सा साहस और हिम्मत दिखाइए और ब्राह्मणों के महिला आपकी बराबरी करने से और डरेंगी। आखिर आपका बच्चा क्या मानव अधिकार से वंचित रहना चाहता है या आप उनको वंचित रखना चाहती हैं? ब्राह्मण महिला के गर्भ से जन्मे बच्चे को हर जगह स्वीकार किया जाता है, जबकि आपके गर्भ से जन्मे बच्चे को हमेशा तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता है। क्या कभी आपने इस विषय पे सोचा है? मैं सोचता हूँ आपने इस विषय पर कभी सोचा नहीं होगा क्योंकि आप घर कामों में इतना उलझ जाती हैं। पीढ़ी न पीढ़ी आपकी जो सोच जो है इन मर्दों द्वारा जो है बनाई गई इस व्यवस्था या कानून की व्यवस्था में ऐसी उलझ सी गई है कि आपको आज़ादी के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है और सोच भी नहीं सकती। यदि आपने सोचा होता तो पुरुषों से पहले आप सत्याग्रह करती। हमने केवल एक ही पाप किया है, जो कि आपके गर्भ से पैदा होना, और इसलिए हमें अछूत की सजा मिली है। आपको सोचना चाहिए कि आपके गर्भ से पैदा होने को पाप क्यों समझा जाता है और किसी और की महिला के गर्भ से जन्मे हुए बच्चे को सौभाग्य या स्वर्ण क्यों कहा जाता है। यदि आप इस विषय पर सोचती हैं, या तो आपको संतान पैदा करना छोड़ देना चाहिए या आपको इस कलंक को मिटाना चाहिए।
तो यानी ये पहल जो है स्त्रियों से ही की जा सकती है। आपको इसमें से एक विकल्प चुनना होगा, या आप अपने बच्चे को पैदा करना छोड़ दीजिए या आगे लड़िए अपने मान और अपने सम्मान को। तो शपथ लीजिए कि आप इस कलंक को और नहीं ढोएंगी और जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करेंगी। एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपको पुराने और घृणित रीति रिवाज व परंपराओं का त्याग कर देना चाहिए। अब ये जो पुराने घृणित रीति रिवाज जो है ना, वो है स्नान यानी बाथ। हमारे लोग पहले पानी तो एक उपलब्ध नहीं था, गांव में तो पानी मिलता नहीं था, और गांव के बाहर जो पानी होते थे, कुएं या छोटे से जलाशय जो होते थे, उन पानी में या तो जानवर डाल दिए जाते थे, या तो पानी उस जगह से पीना पड़ता था जहाँ पे गंदगी, जहाँ पे बहुत ही कचरा, या इस तरह का कहिए कि वो पानी पूरा दूषित होता था। अब ऐसी दूषित पानी से नहाना यानी कि स्किन एलर्जी और बीमारियों को निमंत्रण देना होता था, तो लोग मर जाते थे। इस कारण क्या होता था कि लोगों ने नहाना छोड़ दिया, अब नहाते नहीं थे, जिस कारण और बीमारियां होती थी। ठीक है, तो पानी तो था ही नहीं, फिर नहाना भी नहीं, खाना भी अच्छा उपलब्ध नहीं होता था, जो सड़ा गला जो था किसी का झूठन दे दिया जाता था, तो वो खाना खा के भी बीमार पड़ते थे। तो यहाँ पे अंबेडकर जी एक हाइजीनिक तरीका, एक बहुत हाइजीन होने का तरीका बताते हैं कि आप डेली नहाइए, डेली नहाइए, अगर भले ही एक ही कपड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छे से साफ करिए, पहनिए। एक सबसे सिंपल चीज़ है अपने आप को जीवाणु या किसी बीमारी से बचाने की। पानी उपलब्ध नहीं तो नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश ज़रूर करिए कि जहाँ से भी अवेलेबल हो, कितनी भी दूर आप जाएं पानी के लिए, पानी से आपने आपको स्नान करवाइए, कपड़ों को धोइए, ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। वास्तव में अछूतों के माथे पर छुआछूत का ठप्पा तो नहीं लगा है, लेकिन जिन रीति रिवाज प्रथाओं को आप पालती है, उससे दूसरों को यही जाहिर होता है कि अमुक व्यक्ति अछूत है। ये रीति रिवाज और परंपराएं कुछ समय पहले हम पर थोपी गई थी, लेकिन अंग्रेज शासन में उनका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए आपको ये सब बातें छोड़ देनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपको अछूत के रूप में जानते हैं। आपके साड़ी पहनने का तरीका आपको निश्चित रूप से अछूत बनाता है। तो एक ही साड़ी और एक ही पल्लू, उस समय ना ब्लाउज, ना पेटीकोट, ना अंडरगारमेंट्स होते थे, तो फिर बस एक ही साड़ी को पूरी बदन पे लपेट लिया जाता था, वो भी जूट की होती थी। ठीक है, कॉटन भी नहीं, जूट की होती थी, और उसमें इतनी भयंकर गर्मी होती थी, तो उस तरीके की साड़ी बनाई जाती थी। तो उसको बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे अम्बेडकर, और वो कहते हैं कि अपने साड़ी पहनने की जो स्टाइल है वो बदल दीजिए। आप अगर इसे बदलेंगी तो आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेंगी। आपको साड़ी वैसी ही पहननी चाहिए जैसे हिंदू जाति की महिलाएं पहनती हैं, इसमें तो कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। उसी तरह गले में या हाथ में जो गहने आप पहनती हैं, सस्ते गहने जो पहनती हैं, इसे भी एक्चुअली पहनना छोड़ दीजिए। ये जो गहने हैं ना, ये लोहे के, यानी वो उस समय तो लोहे या तो फिर तांबे के होते थे, सोने के तो बिल्कुल भी नहीं आए। तो लोहा यानी लोहा और तांबा, और ये लोहा और जो तांबा के जो गहने होते थे, चाहे वो गले में हो या हाथ में हो, आपको अछूत की श्रेणी में डालते थे, और वो ये दिखाते थे कि ये आइडेंटिटी एक दलित की है, एक अछूत की है। हार से ज्यादा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा गहने से आपके पति का जीवन तो बढ़ने वाला नहीं है, और न ही आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। गहनों की अपेक्षा कपड़े ज्यादा शोभनीय हैं। आप नए कपड़े न पहन सके तो फिर पुराने कपड़ों को अच्छे से धोइए, सलामत रखिए और उसे पहनते रहिए। इसलिए पीतल के जेवरों में खर्च करने के बजाय अपने कपड़ों पर खर्च कीजिए। यदि आप गहना पहने भी तो यह सोने का हो। उसी तरह आप साफ सफाई पर भी ध्यान दीजिए। तो अगर गहना पहनना है तो सोने का पहनिए, तांबे का या लोहे का न पहनिए, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना हो सके अपने आप को साफ रखिए, क्योंकि आप घर की सरस्वती या लक्ष्मी नहीं है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप सरस्वती या लक्ष्मी नहीं, आप घर की रमाबाई हैं, आप सावित्री बाई हैं, आप जिजाऊ है, जिजाऊ माता है। तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए। पिछले मार्च से हमारे लोगों ने मरे हुए जानवर को खाना भी बंद कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। यदि कुछ घर में
अब ये अगर शुरू कर दिया जाए और महिलाएं ये कहें कि आप यानी पति को चेतावनी दे कि मरे हुए मांस को अभी हम नहीं खाएंगे, ना ही घर पे लाएंगे और ना ही उसकी गंध को बर्दाश्त करेंगे, तो ये एक प्रभावकारी एक आंदोलन होगा और आपके घर में एक नए समाज की सुधारना होगी। ठीक है। आपको अपनी बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। यदि आप अपनी अगली पीढ़ी को सुधारना चाहती हैं तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए। ये देखिए, यहां पर है बेटी पढ़ाओ। जो आज हमको नारा मिलता है ना कि बेटी पढ़ाओ, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है जो अंबेडकर जी हमें दे के गए हैं। वो कहते हैं कि अगर अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है, अपनी अगली पीढ़ी को सुशिक्षित और उनको अच्छी जिंदगी देनी है, तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मुझे आशा है कि आप मेरी सलाह गंभीरता से लेंगी। इस पर अमल करने से आपका ही फायदा है और आलस से बाहर आइए। कल सुबह घर जाने से पहले आप अपनी साड़ी पहनने में किए गए बदलाव को मुझे ज़रूर दिखाएं। यदि आप ऐसा करती हैं तो अकेले मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरी सलाह स्वीकार की गई। तो इस तरह अंबेडकर जी यहाँ पे कुछ बातों को कहते हैं अपनी बहनों को कि सबसे पहले आप जिम्मेदारी लें, आप बदलें, क्योंकि जब स्त्री अब बदलेगी तो उसके घर के मेंबर्स भी बदलेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि पूजा पाठ, ये जो अंधविश्वास, जो रीति रिवाज है, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा ये कहते हैं कि हिंदू महिलाओं की तरह आप भी कपड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। फिर तीसरी बात यह है कि आप नहाना यानी अपने आप को साफ सफाई रखें, साफ कपड़े पहने। मांस या मरे हुए मांस जो घर पे लेकर आते थे या उसकी स्किन्स निकाली जाती थी, वो आप बंद कर दीजिए, वो क्षेत्र ही छोड़ दीजिए। और सबसे आखिरी बात, अपनी घर की बेटियों को शिक्षित करिए, क्योंकि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका पूरा घर, और घर जब शिक्षित होता है तो उसकी कम्युनिटी, और कम्युनिटी जब शिक्षित होती है तो समाज बदलता है, सुधरता है। तो अगर आपको ये आज के भीम जयंती के उपलक्ष्य में अगर ये बुक रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले लाइव इवेंट पे। तब तक के लिए जय भीम और जय भारत।